नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज की क्लास में हम बात करेंगे, एक न्यू टॉपिक है आपका भारत का एक अपवाह तंत्र। और ध्यान रखना, इस अपवाह तंत्र में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम हिमालय नदी तंत्र को पढ़ेंगे। हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां, और जिसमें एक प्रमुख नदी जो रहेगी आपकी वो रहेगी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, संगम कहाँ होता है, कौन से सागर में गिरती है, कहाँ गिरती है, ये सब बात हम आज की क्लास में हम करने वाले हैं। लेकिन ध्यान देना, नदियों का टॉपिक लगता जरूर है कठिन, पर बड़ा ही सरल टॉपिक है, शानदार सा टॉपिक है। अच्छे से इसको अपने कवर करेंगे, बस ध्यान देना बस आप सामने, ठीक है ना भाई। हाँ चलो शुरू कर देते हैं अपने। देखो आज की जो नदी रहेगी आपकी वह है सबसे पहले सिंधु नदी रहेगी। और सिंधु नदी की बात अपने कर ही रहे हैं, ये नदी है आपकी, लिख देता हूं, ये सिंधु नदी है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। इस सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो आप ध्यान रखना तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहां से होता है, तो यहां एक ग्लेशियर बनता है जिस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू हिमनद नाम का ग्लेशियर, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर बनता है ना, ये मानसरोवर झील के पास बनता है। कहाँ बनता है? मानसरोवर झील के पास। अब एक बात और ध्यान रखनी है, मानसरोवर झील कहाँ है? तो भाई कैलाश पर्वतमाला पर है। कहाँ है? कैलाश पर्वतमाला पर, ध्यान रखना, ठीक है। बात की जाती है सिंधु नदी की कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 1114 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान के कई हमारी बुकों के अंदर देखने को मिलती है कुल लंबाई 3180 किलोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी डाटा को ध्यान में रखना चाहते हो तो 2880 को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। और 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है, ठीक है। अब देखो, यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। रही बात सिंधु नदी यहां से निकलने के बाद सीधी जाएगी अपने भारत के लद्दाख क्षेत्र में जाएगी। उसके बाद लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर में बहती हुई और गुजरात के पास जाकर के यहाँ अरब सागर में आके गिर जाएगी नदी, ध्यान रखना, ठीक है। जहां जाके गिरेगी वहां अंतिम पॉइंट जो है वो अरब सागर नाम का समुद्र है। क्या नाम है? अरब सागर नाम का समुद्र है। समझ में आ रही बात आपको? अब देखो, महत्वपूर्ण बात क्या चीज है भाई, ये नदी जहां से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम क्या है? तो याद रखना, इस स्थान का नाम है दमचोक नामक स्थान। दमचोक नामक स्थान, ठीक है। ये दमचोक भारत का है, लद्दाख का है, ध्यान रखना। और जैसे ही नदी वापस भारत से निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है ना, तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर भी एक बिंदु आता है जिस बिंदु का नाम ध्यान रखना है चिल्लास नामक स्थान। इस चिल्लास नामक स्थान से तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कि इस नदी पर यहाँ लद्दाख में एक जगह आती है जिसका नाम है बुंजी नामक स्थान है। क्या नाम है? बुंजी नामक स्थान है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद एक यहाँ अपने लद्दाख में ही आता है, वैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख की बॉर्डर पे है, ये ध्यान रखना। इस बिंदु का नाम ध्यान रखना है आपको, गिलगित। गिलगित नामक स्थान है, ठीक है भाई। देखो, एक बड़ी शानदार सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो ये बुंजी नामक स्थान है ना, यहां पर एक सिंधु गारज है। सिंधु गारज है। गारज क्या होता है? गारज होता है एक प्रकार का गहरा गड्ढा, नदी गारज कह दो आप। सिंधु गारज भारत का सबसे गहरा गारज है, जो सिंधु नदी लद्दाख के अंदर पड़ता है, याद रखना। अब रही बात, ये जो सिंधु नदी है ना, इसी सिंधु नदी को कहा जाता है, सिंधु नदी को कहा जाता है तिब्बत में, देखो
तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं? तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं सिंगी खबान। सिंगी खबान, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। सिंगी खबान किस नदी को बोलते हैं? अपने सिंधु नदी को बोलते हैं। हालांकि सिंधु नदी का एक नाम और है, एक नाम तो ध्यान रखना है आपको, इंडस नदी। एक नाम आपको ध्यान रखना है इंडोस नदी। ये दोनों ही नाम किसके हैं? ये सिंधु नदी के नाम हैं, ठीक है। अब ये तो थी हमारी सिंधु नदी। अब देखो सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जैसे एक बार ध्यान देना वापस, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां। अब सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसमें प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी आएगी आपकी चिनाब। कौन सी नदी आएगी? चिनाब नदी आएगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद इस चिनाब की सहायक कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं? तो भाई चिनाब की सहायक आप पढ़ने वाले हैं, एक तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे झेलम नदी। चिनाब की सहायक में झेलम नदी। झेलम के बाद आपको पढ़नी है रावी नदी, और रावी के बाद आपको पढ़नी है सतलज नदी, ठीक है ना। और सतलज की सहायक एक आपको पढ़नी होगी जिस नदी का नाम है व्यास नदी। ये नदियां बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अपने इन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं कि भाई सिंधु जो नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो हम सिंधु नदी की बात करें तो बाईं तरफ से आकर के मिलने वाली अन्य और भी नदियां हैं। जैसे देखो हम सबसे पहले बात करें कि बाईं तरफ से आकर के मिलने वाली, और एक हम बात करेंगे अपने दाईं ओर से आके मिलने वाली, ठीक है ना। सबसे पहले सिंधु के अंदर बाईं ओर से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं ना वो कौन कौन सी है? वो है, एक तो आएगी आपकी जोस्कर नदी, ठीक है। उसके अलावा एक नदी आपको कौन सी ध्यान रखनी है भाई? सोहन नदी। उसके अलावा एक नदी और पढ़ना चाहो तो भाई स्यांग नदी है। कौन सी नदी है? स्यांग नदी। एक और पढ़ना चाहो तो एक नदी और आती है जिसका नाम है सिगार नदी। ये तो जो नदियां हैं सिंधु मिलने वाली क्या है? बाईं ओर से आकर के मिलने वाली है। अब सिंधु में अगर हम देखें कि दाईं ओर से आकर के मिलने वाली कौन सी है, तो ध्यान रखना दाईं ओर से एक तो आपको याद रखना है श्योक नदी, ठीक है। इसके बाद एक नदी ध्यान रखनी है आपको काबुल नदी, और एक नदी आपको ध्यान रखनी है कुर्रम। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दाईं ओर से जो आकर के मिल रही है, एक श्योक नदी है, एक काबुल है, एक कुर्रम है। उसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तोची नदी, ठीक है। एक फिर और ध्यान रख लेना गोमल नदी, एक फिर और ध्यान रख लेना गिलगित नदी, ठीक है। ये दाईं ओर से आके मिलने वाली है। अब देखो ये तो सारी दाईं ओर से आकर के मिलती हैं, ये बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। एक इन सभी नदियों के अंदर से तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक शोक नदी के बारे में पढ़ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। शोक नदी के बारे में पढ़ना है, बाकी कोई नदियां नहीं पढ़नी। हाँ, ये आपको सारी नदियां पढ़नी पड़ेगी, इसमें से पर्सन श्योर आता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो इस चिनाब नदी के बारे में बात करने वाले हैं, और मैप के अंदर इसको देखना है। तो चिनाब नदी के बारे में वापस उसी मैप में ध्यान देना एक बार। यहां देखो अच्छे से याद हो जाएगी कि चिनाब नदी का जो उद्गम होता है ना वो हिमाचल प्रदेश से होता है। एक बात ध्यान रखना, कहां से? हिमाचल प्रदेश से। अब कहोगे सर हिमाचल प्रदेश में कहां से होता है? तो हिमाचल प्रदेश में घाटी आती है, जिस घाटी का नाम ध्यान रखना लाहौल स्पीति घाटी। जो लाहौल स्पीति घाटी है, इसी घाटी के पास एक दर्रा आता है जिस दर्रा का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। क्या नाम ध्यान रखना है? बड़ा लाचा दर्रा। और इसी बड़ा लाचा दर्रा से अपनी कौन सी नदी का उद्गम होगा? ध्यान रख लेना, अपनी चिनाब नदी का उद्गम होगा। ये बड़ी शानदार नदी है। देखो लाहौल स्पीति घाटी से, लाहौल स्पीति घाटी से
हमारी चिनाब नदी का उद्गम होता है। लेकिन जो चिनाब नदी है ना, इस नदी के अगर हम अन्य नामों की बात करें तो एक नाम तो होगा इसका अस्किनी नदी, ठीक है। और उद्गम स्थल पर इसका एक नाम और है, जो क्या नाम है, चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी। एक चीज अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो लंबाई इसकी 1180 किलोमीटर आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी नदी की बात कर रहे हो? सिंधु नदी की सहायक जो चिनाब है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो चिनाब जो है ना, चिनाब बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? देखो, इसके उद्गम के बारे में थोड़ा सा मैं दोबारा अच्छे से बता रहा हूं आपको। देखो, यहां वास्तव में चिनाब नदी का जो उद्गम हो रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से घाटी आएगी, इस तरीके से घाटी आएगी, ठीक है। इस घाटी का नाम क्या है? इस घाटी का नाम अभी बता के गया हूं मैं आपको, लाहौल स्फीति घाटी आएगी। लाहौल स्फीति घाटी आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां से दर्रा भी बोल सकते हैं, बड़ा लाचा दर्रा है इसके पास। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। देखो कैसे, इसके उत्तर से भी एक नदी आती है, इसके दक्षिण से भी एक नदी आती है। जो उत्तर से नदी आती है, इस नदी का नाम है चंद्रा नदी। क्या नाम है? चंद्रा नदी। और जो दक्षिण से नदी आती है, इस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, भागा नदी है भाई। क्या नाम है? यहां चंद्रा नदी है और यहां भागा नदी है। देखो, एक तो आएगी चंद्रा नदी इस तरीके से, ये रही, एक आएगी भागा नदी, दोनों आपस में आकर के एक स्थान पे मिल जाती है। जिस स्थान पे इनका संगम होता है ना, उस स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है, तंडी नामक स्थान। तंडी नामक स्थान। और ये तंडी नामक जो स्थान है, वास्तव में हमारे हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध घाटी है, केलांग घाटी। इस केलांग घाटी में तंडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा दो नदियों का संगम हो जाता है। और संगम होने के बाद उसके बाद इसकी एक शाखा बन जाती है। और जैसे ही एक शाखा बन जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब नदी हो जाता है। तो इससे एक बात का आपको ये पता लगा कि जो जो चिनाब नदी है उसको उद्गम स्थल पे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी नदी को अपने मैप पर और पढ़ लेंगे। जैसे देखो, यहां वापस देखो ध्यान से, यहां से नदी निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर में जाएगी, जम्मू कश्मीर में बहती हुई सीधी आकर के और यहाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी मिल जाएगी। पाकिस्तान में जहां आकर के सिंधु नदी मिलेगी, उस स्थान का नाम जरूर याद कर लेना, मिथनकोट नामक स्थान आता है। मिथनकोट नामक स्थान आता है, पाकिस्तान का है। देखो, एक चीज मैं और बता दूं, इस नदी किनारे ना, यहाँ पे एक सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान के अंदर कराची शहर भी है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ ही ले आपसे, है ना। ये रहा, ठीक है भाई। तो चिनाब नदी जो है, वास्तव में हिमाचल प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर, बस इन दो ही राज्य क्षेत्र में चिनाब नदी बह रही है। अब देखो, एक चीज बड़ी बात यह है कि इस नदी किनारे कुछ 5 हमारी परियोजनाएं आती है जी। 5 परियोजनाएं कौन कौन सी है? जैसे सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5। इन 500 परियोजनाओं में सबसे पहली परियोजना, इस साइड लिख देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से, यहां ध्यान रखना, रातले परियोजना। रटले परियोजना भी नाम आता है इसका और रातले परियोजना भी नाम आता है, जो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती का दूसरा नाम आता है सलाल परियोजना। तो ये ध्यान रख लेना, दुलहस्ती सलाल परियोजना इसी नदी पे है, ठीक है। इसके बाद एक परियोजना और आएगी जिसका नाम आपको याद रखना है, क्या? बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना। इसके बाद एक परियोजना फिर आती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सवालकोट बांध। सवालकोट बांध है, ये ध्यान रखना। अब सवालकोट बांध भी इस नदी पे ही आएगा। लास्ट यहाँ पे एक बांध आता है, जिस बांध का नाम जरूर ध्यान रख लेना,
किरथई नामक जो बांध है ये। अब देखो एक चीज मैं आपको थोड़ी सी और वधिया तरीके से बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो इस मैप पे ध्यान दो, यहां से लेकर के ये एक बॉर्डर है, ध्यान रखना ऐसे, ये जम्मू कश्मीर राज्य है। उसके बाद बाकी जो बच गया ना वो लद्दाख नाम का क्षेत्र बच गया है। ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना। देखो क्लियर होगी बात। देखो चिनाब नदी की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, क्या सिंधु की विशालतम सहायक नदी यही है। आज सिंधु की सबसे विशाल जो सहायक नदी है वो कौन सी आएगी आपकी, तो विशाल सहायक नदी आएगी आपकी चिनाब नदी। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद जो नदी पढ़ेंगे वो हम चिनाब की सहायक पढ़ेंगे। अब चिनाब की सहायक में एक झेलम आएगी और एक अपनी रावी नदी आएगी। जैसे एक बार ध्यान देना, हम इसको बोर्ड पे ही पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, मान लो कि यहां से आपने एक सिंधु नदी को पढ़ा, ये मान लो यहां आकर के इसका संगम हो रहा है अरब सागर में, और ये नदी कौन सी आएगी आपकी, सिंधु नदी आएगी। ये रही सिंधु नदी, ठीक है भाई। अब देखो इस सिंधु की जो सहायक नदी है कौन सी, वो है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के बारे में ध्यान से सुन लेना, चिनाब नदी के बारे में ध्यान से सुन लेना, ये चिनाब नदी है, ठीक है ना। और ये चिनाब नदी मान लो सीधी जाकर के जिस नदी में गिरेगी ना, उस नदी का नाम क्या था, सिंधु नदी। मैंने बोर्ड पे अभी बताया था मैप के अंदर, जहां इसका संगम हो रहा है उसका नाम था मिथनकोट। तो ये तो थी चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी की जितनी विशेषता बताई वो दोबारा अपने यहां नहीं लिखेंगे, वो मैप में मैंने बता दी है, ठीक है ना। अब देखो, अब इस चिनाब की सहायक नदी, चिनाब की सहायक नदी एक आती है झेलम नदी, देखो ध्यान से। और झेलम नदी का जो उद्गम हो रहा है, झेलम नदी का जो उद्गम होता है सर, वो कहां से होता है, देखो हमारे इस जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे, लद्दाख की जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे एक शेषनाग नामक झील आती है, जिसका दूसरा नाम भी अगर आपने सुना हो, बेरीनाग नाम से झील आता, झील के नाम से नाम सुना होगा, शेषनाग या बेरीनाग, ठीक है ना। ये झील है, इसी झील से इस नदी का उद्गम होता है। अब झेलम नदी देखो ध्यान से, यहां से निकलने के बाद और ये भी नदी आकर के मिलेगी सिर्फ चिनाब नदी के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। और चिनाब नदी में जहां आकर के इसका संगम होता है, इस स्थान का नाम त्रम्बू है। क्या नाम है, त्रम्बू, पाकिस्तान में है। बात यह है कि इस नदी के किनारे, झेलम नदी किनारे कुछ एक स्थान आएंगे, जैसे एक है, दो, एक तीन, एक चार। देखो जो पहला स्थान आएगा ना, वो आपको ध्यान रखना है, क्या, वो ध्यान रखना है वुलर झील, वुलर झील ध्यान रखना है, ठीक है। जो दूसरा नाम आएगा इसका नाम आपको ध्यान रखना है डल झील, ठीक है। जो तीसरा नाम आएगा वो ध्यान रखना है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना बांध है ये, तुलबुल परियोजना। इसके बाद एक जो नाम आएगा वो है जी उरी परियोजना, उरी परियोजना। उसके अलावा एक इस नदी किनारे आता है श्रीनगर शहर। अगर ऐसा पूछ लेना श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर है, तो झेलम नदी पे आता है। और वुलर झील आपको बता दिया मैंने, डल झील भी बता दिया, और तुलबुल परियोजना भी बता दी, ठीक है ना। ये सब हमारे कहाँ है, झेलम नदी के किनारे है। अब देखो बड़ी काम की चीज हमारे लिए क्या है भाई, जो झेलम नदी है ना, जो झेलम नदी है, इसकी कुल लंबाई की जब बात करें तो कितनी बतानी है भाई। कुल लंबाई झेलम नदी की बात की जाए तो
524 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है ना। और भारत में बात करें तो 400 किलोमीटर बता देना, बस इतनी लंबाई ध्यान रखनी है इसके बारे में। क्लियर हो गई होगी बात आपको। 724 बटे 400, 724 तो कुल लंबाई है और 400 अपने भारत में लंबाई है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी जो है अपनी, वो आएगी रावी नदी। देखो रावी नदी जो है उसका उद्गम संगम कहां से होगा। देखो मान लो कि ये स्थान है, इस स्थान का नाम ध्यान रखना है रोहतांग दर्रा। ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, रोहतांग दर्रा को अटल टनल भी बोलते हैं। देखो यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यहां होता है रावी नदी का, ठीक है ना। रोहतांग दर्रा से रावी नदी का। जैसे जब बात करो झेलम की, तो झेलम का एक नाम और भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा बता ही दूं आपको, वितिस्ता नदी, वितिस्ता नदी भी मिलता है, झेलम का ही नाम है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं रावी नदी। देखो रावी नदी यहां से निकलने के बाद ये भी थोड़ी सी आगे बहने के बाद और ये जाकर के मिलेगी चिनाब में, और चिनाब में जहां जाकर के मिलती है उस स्थान का नाम आपको याद रखना है, सराय नामक स्थान है जी, पाकिस्तान का ही है सराय नामक स्थान। अब देखो इस नदी का उद्गम पूछे कहां से होता है, तो इस नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से। अब देखो रावी नदी किनारे एक तो यहां पर बांध आएगा, ठीक है, एक पंजाब के अंदर बांध आएगा और एक पाकिस्तान में स्थान आएगा। जो पहला स्थान है ना हिमाचल प्रदेश में, वो तो आपको ध्यान रखना, चमेरा बांध, चमेरा परियोजना भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक आता है रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध, रै से रावी और रै से रणजीत सागर बांध। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कि रणजीत सागर बांध का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है थीन बांध। क्या नाम है, थीन बांध, ये भी ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, रणजीत सागर तो पंजाब में, चमेरा हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ का जो ये पाकिस्तान का शहर है लाहौर, आपने सुना होगा, लाहौर अधिवेशन सुना होगा, इस नदी किनारे ही हुआ था, ठीक है। अब देखो अब तक जो आपने नदी पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी, रावी पढ़ी है। अब रावी के बाद में एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, वो कौन सी है, वो है सतलज नदी। देखो सतलज नदी की बात भी अपने को करनी होगी, कैसे, देखो सतलज नदी भी तिब्बत से आती है। कहां से आती है बता देता हूं, राक्षताल झील, राक्षताल झील जो पड़ती है, यह पड़ती है अपनी, राक्षताल झील पड़ती है तिब्बत में। कहां पड़ती है, तिब्बत में। मानसरोवर झील के पास से नदी का उद्गम होता है। और जब पर्वत की बात करें तो पर्वत आपको कैलाश पर्वत बताना होगा, कैलाश पर्वत बताना है, ठीक है। यहां से अब सर नदी कौन सी है, वही नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी आएगी, सतलज नदी। अब सतलज नदी की लंबाई पूछ ले तो 1500 किलोमीटर तो इसकी कुल लंबाई है, और भारत में बोले तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो सतलज नदी यहां से चल पड़ी, इस तरीके से ऐसे सतलज नदी बहती हुई और ये भी जाकर के मिलेगी चिनाब नदी के अंदर। देखो कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो सतलज नदी है ना वो भी चिनाब की सहायक है। तो इसीलिए तो कहा गया ना कि सिंधु की सबसे विशालतम सहायक नदी कौन सी है, चिनाब, क्योंकि चिनाब बहुत सारी नदियों का पानी लेकर के जा रही है कि नहीं है। जैसे देखो अभी मैंने सतलज नदी बताई, भाई सतलज नदी जैसे ही अपने भारत में प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश करेगी जहां एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम क्या है, इस दर्रा का नाम आपको ध्यान रखना है सिपकिल्ला दर्रा। क्या नाम ध्यान रखना है, सिपकिल्ला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सतलज नदी का प्रवेश भारत में होता है, वहां दर्रे का नाम क्या है, सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। इसके बाद जैसे हिमाचल प्रदेश में नदी आगे जाती है और यहां पर एक बांध आता है नाथपा जाकरी बांध, नाथपा जाकरी बांध, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है जी, ठीक है। उसके बाद एक बांध और आता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम ध्यान रखना है बाखड़ा बांध, ध्यान रखना है भाई, बाखड़ा बांध, ठीक है।
उसके बाद एक बांध और आता है हिमाचल प्रदेश में, वो क्या नाम है? उसका नाम है कोल्ड्रेम बांध, ठीक है। उसके बाद एक और पंजाब में आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ध्यान रखना है, नांगल बांध, ठीक है, नांगल बांध। उसके बाद एक पंजाब के अंदर ही हरिके बैराज, ये तो सभी ने सुन रखा है, हरिके बैराज नामक स्थान आता है। और इसके बाद जो लास्ट एक स्थान बच गया वो ध्यान रख लेना, लुधियाना जो शहर है ना वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो इस नदी के किनारे है। बात समझ में आ गई? ये थी अपनी एक महत्वपूर्ण सतलज नदी। वैसे तो इस सतलज नदी को तिब्बत में लॉन्ग चेन के नाम से भी जाना जाता है। देखो तिब्बत में या चीन में इस नदी को क्या कहा जाता है, लॉन्ग चेन के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना भी, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। अब देखो इसी सतलज की एक सहायक नदी आपके सामने और आने वाली है, वो कौन सी, सुन लो। देखो एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी की बात करें तो व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम कहां से होगा भाई? व्यास नदी का उद्गम होगा व्यास कुंड नामक स्थान से। सर व्यास कुंड नामक स्थान कहाँ है? व्यास कुंड नामक स्थान पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखो यहां से नदी निकलकर ये नदी भी अपने इस हरिके बिराज नामक स्थान पर आकर के और सतलज में गिर जाएगी। कौन सी नदी की बात कर रहे थे? व्यास कुंड नामक स्थान पर आप बात करना चाह रहे थे व्यास नदी की, और अपने व्यास नदी पढ़ रहे हैं। अब इस व्यास नदी के किनारे देखो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान तो यहां आएगा, एक हिमाचल प्रदेश में और आएगा, एक पंजाब के अंदर भी आएगा। हिमाचल प्रदेश में देखो एक तो आपको ध्यान रखना है पंडोह बांध, एक आपको ध्यान रखना है पोंग बांध, ये दोनों बांध है ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एक जो है ना वह अपने, वैसे व्यास नदी की बात करें तो अपने भारत के अंदर ही दो ही राज्यों में बहती है, दो ही राज्यों में बहती है। एक राज्य का नाम तो आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है, एक का नाम पंजाब है। अब देखो हालांकि हाँ इस स्थान में कोई नाम नहीं है, अभी स्थान नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा उसका डिलीट ही कर देता हूं, ये लो, ठीक है। तो दो ही स्थान इसके लिए प्रमुख है, ये याद रखना, ठीक है। तो एक पंडोह बांध और एक पोंग बांध व्यास नदी पे है। अब बात ये है कि सर व्यास नदी की लंबाई कितनी है? अरे भाई व्यास नदी की लंबाई यहां लिख देता हूं, मात्र और मात्र 470 किलोमीटर लंबाई, 470 किलोमीटर लंबाई है। अब आपको ये नदी अच्छे से समझ में आई होगी, हमने पूरी सिंधु नदी के सहायक नदी तंत्र को समझा। देखो एक चीज थोड़ी सी और अपने काम की है सर, वो क्या? वो है काम की, देखो कई बार क्या है दोआब क्षेत्र पूछ लेता है नदियों के बीच का, दोआब क्षेत्र। अब कहोगे सर दोआब क्षेत्र का यहाँ क्या मतलब है? भाई मतलब है, क्या मतलब है देखो सबसे पहले इस सिंधु और झेलम नदी के बीच का अगर कोई क्षेत्र पूछे ना क्या कहलाता है, तो यहां आपको बोलना है, क्या बोलना है? सिंध दोआब बोलना है। क्या बोलोगे आप? सिंध दोआब बोलोगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो झेलम और चिनाब है, तो इस झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब क्षेत्र वो यहां लिख रहा हूं मैं, क्या? चाज दोआब, चाज दोआब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चिनाब और रावी है, तो दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र रहेगा वो आपको याद रखना है रचना दोआब। क्या नाम है भाई? रचना दोआब, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपका रावी नदी और सतलज नदी, रावी नदी नहीं, रावी नदी और एक व्यास नदी। तो रावी और व्यास नदी दोनों नदियों के अगर बीच का क्षेत्र कोई देखना चाहे तो वो होगा आपका बारी दोआब, बारी दोआब क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आती है व्यास नदी और लास्ट आपकी एक बच गई सतलज नदी। तो व्यास और सतलज नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका बिस्त दोआब, बिस्त दोआब, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी बात क्लियर हो गई है। तो ये अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी थी जिस नदी का नाम क्या था? सिंधु नदी है। अब देखो वैसे सिंधु नदी बड़ी ही शानदार नदी है, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है।
लेकिन बस एक लास्ट में आपको इसका सिंधु जल समझौता करवाने वाला हूं, पर उससे पहले एक नदी जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताई आपको, ये देखो यहां पर कौन सी बताई, ये शोक नदी जो है, इस शोक नदी की एक विशेषता आपको मैं और बता देता हूं, सुन लो। क्या नाम? शोक नदी को मध्य एशिया केंद्र बोलते हैं क्या? इस शोक नदी को मध्य एशिया में किस नाम से पुकारा जाता है? तो मध्य एशिया में इसका नाम है यारकंडी नदी। स्थानीय भाषा है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उसके अलावा इसी शोक नदी को ही, इसी शोक नदी को ही अपना भारत में एक श्रेणी पढ़ते हैं आप, काराकोरम श्रेणी पढ़ते हैं ना। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर इस नदी को कहा जाता है मृत्यु नदी, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब तक सिंधु नदी अपनी कंप्लीट हुई, पर बात यह है कि सिंधु नदी के बारे में एक नदी विवाद चलता है, आपको ध्यान है ना। इस पर एक समझौता संपन्न करवाया गया। सर वो समझौता क्या था? उसी समझौते के बारे में थोड़ा देखोगे ध्यान से, यहां ध्यान से देखना। एक सिंधु जल समझौता संपन्न करवाया गया, या सिंधु घाटी समझौता भी बोल सकते हैं आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ था? तो भाई 19 सितंबर 1960 को यह सिंधु जल समझौता करवाया गया था। बात यह है कि सर सिंधु जल समझौता किन किन नदियों के मध्य और किन किन देशों के मध्य करवाया गया, तो वही तो बात करना चाह रही हैं। देखो ध्यान से, यहां तो देश रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान देश है, ध्यान रखना, ठीक है। और इधर जो देश है वो कौन सा होगा? अपना भारत देश होगा। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम था अयूब खान, अयूब खान, ठीक है। हालांकि इन दोनों के बीच एक समझौता करवाया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य। वो समझौते कहां करवाया गया? समझौता करवाया गया था, ध्यान रखना, रावलपिंडी नामक स्थान पर। अब कहोगे रावलपिंडी नामक स्थान है कहां? तो याद रख लेना, रावलपिंडी नामक स्थान पड़ता है पाकिस्तान, ठीक है भाई। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अब समझौते में निष्कर्ष क्या निकला था? बात तो ये बताओ हमारे को। देखो समझौते का निष्कर्ष ये है कि भाई एक तो रहेगी सिंधु नदी, एक रहेगी झेलम नदी, एक नदी रहेगी आपकी चिनाब, इसके अलावा एक नदी आप समझते हैं रावी, एक नदी रहेगी व्यास, और एक नदी रहेगी आपकी सतलज। ध्यान से सुनना, 3 नदियां मैंने यहां बताई आपको, और 3 नदियां मैंने यहां बताई है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है अपने लिए यहाँ की। देखो इन नदियों का क्या है, 80% तो पानी पिएगा पाकिस्तान, ये ध्यान रखना, 80%। और इन नदियों में 20% पानी पिएगा भारत, 20% पानी उपयोग में कौन लेगा? भारत, ठीक है। और इन नदियों का 80% पानी तो पिएगा कौन? भारत। और इन नदियों का 20% पानी कौन पिएगा? पाकिस्तान, 20% पानी पिएगा पाकिस्तान। ये था हमारा सिंधु जल समझौता संपन्न हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थी अपनी सिंधु नदी, ठीक है। आज की क्लास में हम सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे, अगली क्लास में हम नई नदी के बारे में बात करेंगे। इसलिए आपको आज की क्लास के लिए जो अपने बिंदु पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और नई नदी जब करवाएंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।